हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग फिर आ गए हैं एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 8 टेक्स्ट बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। You know, dates in history are like skeletal system without which the body would be shapeless. And how this is related to history then? Let's see. A collection of historical facts would be meaningless. This time it is talking about what? Let's see. A collection of historical facts would be meaningless without dates. Without events are arranged in particular sequence manner. Then how can you recognize when Battle of Panipat happened? How can you recognize when Battle of Plassey happened? How can you recognize when Revolt of 1857 happened? So they are recognized and embedded in the particular time period. Like Battle of Panipat happened first 1527, then Revolt 1857. Prior to that, it happened Battle of Buxar, and so on. Number of battles happened. We move to the topic periods in history. Okay, what do you mean by periods? Let's see. Basically, in this book, it is written that history is a continuous flow of events that cannot be arranged into a watertight compartments. Then let's understand what is this. Like history आप जानते होंगे, because history जो है it is a series of continuous events. Continuous events होते जा रहे हैं from the ancient, from the medieval and from the present scenario, contemporary also. सीरीज इवेंट हुए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। आगे जाके ये भी मॉडर्न हिस्ट्री कोरोना वायरस जैसे अभी प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है, वो भी आगे जाके वो हिस्ट्री में ही जाना जाएगा। सो बेसिकली इसको हम किसी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तो जोड़ नहीं सकते कि हाँ भाई इतना पहले हुआ, इतना उसके बाद हुआ और इतना अभी हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। येट ब्रिटिशर्स जो हमारे थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में डिवाइड कर दिया इसको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में। ये तीन डिवीजन दे दिए पीरियड्स इन हिस्ट्री को कि पहला पीरियड एंशिएंट पीरियड, दूसरा मेडिवल और तीसरा मॉडर्न पीरियड। फिर अब इसमें इंडिया में और यूरोप में क्या फर्क था? यूरोपियन जो कंट्रीज थी वहां पे 16th सेंचुरी में मॉडर्न एज शुरू हो गया था। अब देखिए यूरोप में 16th सेंचुरी में उनका मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ था। और हमने अभी अब पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक हमारा क्या था? मिडीवल पीरियड। और 16th सेंचुरी यूरोप का क्या था? मॉडर्न पीरियड। और हमारा मॉडर्न की पीरियड कब शुरू हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब। you will ask, who was Aurangzeb? Aurangzeb was the last but not the least Mughal emperor after 1707. After the death of the Aurangzeb, a modern period began. So चलिए मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने डिवीजन कर दिया एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इन्होंने कहा कि हाँ भाई हिस्ट्री का डिवीजन करना जरूरी है कि हाँ भाई 8th सेंचुरी या 7th सेंचुरी तक हमारा एंशिएंट पीरियड था, 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक हमारा मेडिवल पीरियड था, एंड आफ्टर 18th सेंचुरी वी आर लिविंग इन द मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मान लिया। इनके एक पर्सन थे जेम्स मिल। इन्होंने he was the first person to wrote a history of India। वैसे बहुत अच्छी बात थी, इन्होंने हमारे इंडिया का इतिहास लिखा था, बहुत वेल अप्रिशिएटेड, ताली बजनी चाहिए इनके लिए। लेकिन इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी इन द 19th सेंचुरी, इन द ईयर 1870। इन्होंने क्या करा उसमें? he divided Indian history into 3 periods। अब इसके डिवीजन के बाद भी इन्होंने अपने डिवीजन करे। इन्होंने डिवीजन करा कि फर्स्ट स्टेज वाज द हिंदू, सेकंड वाज द मुस्लिम एंड थर्ड वाज द ब्रिटिश। इन्होंने एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड को इन्होंने चेंज कर दिया, रिलीजन पे बांट दिया इन्होंने कि हाँ भाई पहला एंशिएंट पीरियड इनका हिंदू था, दूसरा मुस्लिम का था, तीसरा हमारा था। चलिए, बहुत ही इनोवेटिव आइडिया इन्होंने करा। उसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने फिर एक्सप्लेन करा, उस सारे पीरियड को एक्सप्लेन करा। पहला पीरियड इन्होंने कहा हिंदू का कि हाँ, बिकॉज फर्स्ट एंशिएंट पीरियड वाज अ हिंदू, बिकॉज ही वाज basically the India was under the control of Hindu rulers. Basically, before the Delhi Sultanate came up, there was many rulers like Prithviraj Chauhan, Shivaji, Maharaj Shivaji. Basically, lot of Rajputanas kingdoms were there. So he called them as a Hindu period. Then move on. He called, however,
He called the period before British rule represent darkness, ignorance. अब इन्होंने medieval period को भाई darkness कहा, religious intolerance, conversion होने रहा. इन्होंने मुस्लिम वाले मतलब बेसिकली जो हमारा medieval period था, basically it was dominated by Mughal emperor and Delhi Sultanate. बिल्कुल इन्होंने पूरा dominate करा था. ये कह रहे हैं कि उन्होंने darkness फैलाई पूरे, बहुत ही मारा, हिंदुओं को कन्वर्ट कराया, मुसलमानों ने बहुत ही जगह करवाया, बहुत ही, इसलिए इन्होंने इस पीरियड को डार्कनेस कहा बेसिकली. अब आगे पढ़ते हैं. आगे इन्होंने क्या कहा बेसिकली, आगे इन्होंने जेम्स मिल ने कहा कि अब जो इन्होंने कर दिया पीरियड डिवीजन, बेसिकली अप्रिशिएट हुए उनके बाद, फिर इसके बाद जो पीरियोडाइजेशन, बेसिकली जो हम पीरियड जो ये बना रहे हैं, इसका प्रोसेस को हम पीरियोडाइजेशन कहते हैं इन इंडियन हिस्ट्री में. अब ये यूरोपियन कंट्री से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी. अब अगर हम यूरोपियन कंट्री का पीरियोडाइजेशन देखें, उन्होंने कहा था मॉडर्न पीरियड कब शुरू होता है, जब उसमें डेमोक्रेसी हो, रीजन, लिबर्टी और मॉडर्निटी, नई नई सोच, इंसान सोचने लगे, डेमोक्रेसी हो, राइट्स मिलने लगे सबको. ये था यूरोप में. और मेडिवल का कि, और यूरोपियन कंट्रीज में मेडिवल पीरियड क्या था, मेडिवल पीरियड ये था कि यहाँ ये सब एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है. बेसिकली जो डेमोक्रेसी, राइट, सब एग्जिस्ट नहीं करते. और इसमें क्या बहुत ही वास्ट डिफरेंस था इंडिया के मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में. इंडिया में क्या था, इंडिया में ना तो इकोनॉमिक कंपैरिजन में इंडिया कैसा था, इंडिया वाज लाइक बेसिकली देयर वर नॉट इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी कुछ नहीं थी, बिकॉज इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स. सो इस वजह से हम लोग को यूरोपियन और इंडिया में ये मॉडर्नाइजेशन और मिडिवल का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. बिकॉज एट द टाइम ऑफ इज टॉकिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन इन यूरोपियन, दे बिगेन टू कॉलोनाइज देयर कॉलोनीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड ऑन द अदर हैंड इंडिया was their first colony being colonized. Let's move on to the next topic, that is modern period. अब modern period में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल है यार. modern period में basically modern period क्या होता है, modern period था started after the death of the Aurangzeb in 1707 AD, and if we talk about European countries, it started after the 16th century. So basically historians ने इस periods को divide करने के लिए और इनकी features को अलग करने के लिए इसको तीन भाग में बांट दिया. पहला इकोनॉमिक, दूसरा कल्चरल एंड तीसरा पॉलिटिक्स. ये इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिक्स, इन तीनों के बेसिस पे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड को बांट दिया कि हाँ एंशिएंट में ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, ऐसे कल्चर फॉलो होते थे उस समय, और ऐसी पॉलिटिकल लाइफ वहां रहती थी. बेसिकली वहां डेमोक्रेसी, मोनार्की जो भी रही. और मेडिवल पीरियड में भी इकोनॉमिक कैसी रहती थी, कल्चर वहां का कैसा था, उस जमाने का कैसा था, और हमारा क्या कहते हैं पॉलिटिक्स कैसी थी. और मॉडर्न पीरियड में भी हमारा इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिकल कैसे करता था. ये हिस्टोरियंस ने डिवाइड करता था, बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्होंने डिवाइड करा था. कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को भी. अब हम आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अब हम पढ़ेंगे मॉडर्नाइजेशन और कोलोनाइजेशन. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मॉडर्नाइजेशन. सो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन, so basically modernization is nothing. Modernization is started, or modern era began in India after the death of the Aurangzeb in 1707 AD. So modernization is only related for Britisher, or we called as them as an European countries, and India is related to colonization. I will explain you why European is related to modernization and why India is related to colonization. I will explain both these terms. So modernization is basically mean to various kinds of goods and resources, new type of technology, industrialization, various type of innovation, invention. बहुत इन्वेंशन और इनोवेशन हो रहे थे उस समय, जैसे कि आपको पता है जेम्स वॉट इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, एज वेल एज यू नो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, basically invention of airplane has been done by the Wright brothers. So there were a lot of invention and innovation happening in Europe at that time. So some European countries explored part of their world. So at 16th century, there were a lot of European countries who were exploring the parts of their country, basically, who were exploring their parts of the countries, and they used these resources by fulfilling their political, social, and cultural or military and political needs by the process of colonization. अब समझिए, जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए था, वो अपनी पॉलिटिकल पावर, अपना मिलिट्री, और तीसरा अपना इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करना चाहते थे, जो भी तरीका हमें करने लगे. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन. बिकॉज बेसिकली कोलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, which leads to political, economic and socio-economic changes in the country.
Basically, colonization is nothing but colonization is basically the one dominated or basically one dominated country is dominating the other country by fulfilling their political, economic and socio-cultural needs. Simple as that. So basically India became a colony. India came under the control of British, you know well. The Mughal Empire declined after the Aurangzeb death in 17. Mughal Empire was declining in 1707. Then many independent kingdoms came to India after the death of the Aurangzeb. Basically, uh, Tipu Sultan and various other Rani Lakshmibai, various other rulers, Nana. So basically modernization is nothing. Modernization is started or modern era began in India after the death of the Aurangzeb in 1707 AD. So modernization is only related for Britisher or we called as them as an European countries, and India is related to colonization. I will explain you why European is related to modernization and why India is related to colonization. I will explain both these terms. So modernization is basically mean to various kinds of goods and resources, new type of technology, industrialization, various type of innovation, invention. बहुत इन्वेंशन और इनोवेशन हो रहे थे उस समय, जैसे कि आपको पता है जेम्स वॉट इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एज वेल एज Alexander Graham Bell invention of telephone. Basically invention of airplane has been done by the Wright brothers. So there were a lot of invention and innovation happening in Europe at that time. So some European countries explored part of their world. So at 18th, 16th century, there were a lot of European countries who were exploring the parts of their country, basically, who were exploring their parts of the countries, and they used these resources by fulfilling their political, social, and cultural or military and political needs by the process of colonization. अब समझिए, जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए था, वो अपनी पॉलिटिकल पावर, अपना मिलिट्री और तीसरा अपना इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करना चाहते थे, जो भी तरीका हमें करने लगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन. Because basically colonization is a process of subjugation of one country by another which leads to political, economic and socio-economic changes in the conquered country. Basically colonization is nothing but colonization is basically the one dominated country is dominating the other country by fulfilling their political, economic and socio-cultural needs. Simple as that. So basically India became a colony. India came under the control of British, you know well. The Mughal Empire declined after the Aurangzeb death in 17. Mughal Empire was declining in 1707. Then many independent kingdoms came to India after the death of the Aurangzeb. Basically, Tipu Sultan and various other Rani Lakshmibai, various other rulers, Nana, of ample number of leaders were emerging at that time. The British and their missionaries initially came to India for trade and commerce and for the spread of Christianity. British हमारे इंडिया में क्यों आए थे? For the trade and commerce and for the spread for Christianity. Okay, no problem. But taking advantage of the undemocratic situation of the country. अब इसका मतलब समझिए. उस समय जब ब्रिटिशर आए थे तो वो देखते थे कि भाई इंडियंस अपने ही लोगों में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान अपने लोगों में लड़ रहे हैं, बेसिकली लड़ाई हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं आपस में, तो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना ली और ये फायदा उन्होंने उठा लिया. So after that many independents fought the war, basically the Battle of Plassey in 1757 and Battle of Buxar in 1764. Let's move on further. So our next topic is sources of modern history. Oh, we need some sources or some sort of sources to understand modern history. As I've told you earlier when I was teaching medieval history, we need some sources to trace the advent or the era of medieval period. We did inscription, we did coins, as well as we did various number of sources which are related to medieval history. So now we will see what are the sources of modern history. So the modern history sources are divided into two parts. First, the primary source, and second, secondary source. So primary source, and the primary source, it comes like various type of artistic evidences, newspapers, paintings, books, basically photographs, archaeological remains of temples and monuments. These are come under the primary source. In respect to secondary source, which comes like conclusion, reviews, or basically the interviews made by the historians. So now we will see the main
some sort of important sort of sources in the next. We talked about the various type of sources which are important to construct a modern history. Basically, we talked about two type of sources, that is primary sources and secondary sources. Third, there are many other important number of sources which are regarded as an important to construct a modern period. So let's begin. Number one is official records. So what do you mean by official records? Official record is nothing but it is a part of the British administration to construct the modern history. So they got every instruction, basically जो भी वो काम कर देते इंस्ट्रक्शन हो गया, कोई भी पॉलिसी हो गई या एग्रीमेंट हो गया, जो भी रिलेटेड एक्सटेंशन हो गया किसी लैंड का, तो बेसिकली हर चीज वो एक एक चीज वो राइट डाउन करते थे और प्रिजर्व करते थे रिकॉर्ड रूम में, ताकि वो आगे चल के दूसरे रूलर्स के लिए काम आ सके. तो आगे चल के वो रिकॉर्ड रूम्स इन 19th सेंचुरी में कन्वर्ट हो गए और बेसिकली रिकॉर्ड रूम्स के अलावा रिकॉर्ड रूम्स में जो कि आफ्टर प्रायर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, दो ये सब जो चीज थी वो ब्रिटिशर जो थे वो कैलीग्राफिक्स को बुला के लिखते थे, जॉट डाउन करते थे. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस दे वर कॉपीड और मल्टीपल कॉपीज वर इशूड at that time. So beside record rooms, the Britishers also built museums and archives. अब रिकॉर्ड रूम से हट के, जो कि जहाँ पे वो सारे अपने पॉलिसी और एग्रीमेंट नोट करते थे, उससे हट के वो म्यूजियम्स और क्या कहते हैं आर्काइव्स बनाते थे. अब म्यूजियम्स में क्या रखते थे, आर्काइव्स में क्या रखते थे, बेसिकली लोग म्यूजियम्स में जो आर्टिफैक्ट्स रखते थे ऑफ डिफरेंट पीस. आर्टिफैक्ट्स आपको पढ़ा होगा जब हम पढ़ा रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें आर्टिफैक्ट्स बताया था. आर्टिफैक्ट्स इट्स नथिंग बट homemade, but the human made object was made like tools, pottery, ornaments. Those are considered as an artifacts. So वहाँ पे वो म्यूजियम में रखते थे. And if we talked about archives, so archives में वो basically records रखते थे गवर्नमेंट का, फैमिलीज का और अदर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स वो आर्काइव में रखते थे. So now let's talk about surveys. So basically ब्रिटिशर्स का एक रूल था कि हम जहाँ रूल करने जा रहे हैं, अगर हमको उस कंट्री के बारे में या उसकी टोपोग्राफी नहीं पता है तो हम नहीं रूल कर सकते. तो बेसिकली सर्वेस या सेंसस ब्रिटिशर्स ने चालू करवा दिया था इन द end of the 19th century in the year 1871, where the Britishers completed their first census survey of India. Basically the census gave a detailed account of total number of people. उस census में total number of people थे irrespective of their caste, occupation, economic condition, ये सब उसमें include है basically. और revenue service, basically there are types of many surveys done by the Britishers. Revenue surveys, botanical surveys, zoological surveys, archaeological surveys, forest surveys, and etc. Number of surveys were or which were practiced by the Britishers. So now let's move on to the historical buildings. Historical buildings or monumental buildings were part of the modern history because सारी इमारतें हमारी मुगल और हमारे इंडियन ने तो नहीं बनाई थी ना, ब्रिटिशर जब आए थे रूल करने उन्होंने भी अच्छी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाई थी. जैसे कि हम देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, आपको पता होगा, दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स. और द विक्टोरिया टर्मिनस दैट इज नाउ कंसीडर्ड एज अ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बिकॉज इट इज आल्सो नोन एज अ रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई. ठीक है बेसिकली. और राष्ट्रपति भवन, ये सब सारी चीजें भी, और basically number of monuments were made by the Britishers. We are dealing with various types of sources to construct modern Indian history. We did primary sources, secondary sources, and another three sources of official records, surveys, monuments, and buildings. Now we will talk about other types of resources because they are also considered as an important source to construct modern Indian history. Let's see. In earlier times, very few people know how to write. बट आपको पता ही अर्लियर टाइम्स इन जापान में कोई पढ़ा लिखा नहीं था. पढ़ाई लिखाई कब से शुरू हुई? द पीरियड ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ क्रॉनिकल्स एंड इंस्क्रिप्शन व्हिच वर पीपल नोन टू हाउ टू राइट और रीड. ठीक है, तो बेसिकली तब से लेके मॉडर्न पीरियड आते आते ये और अच्छे हो गए थे. बेसिकली दे कैन राइट और एक्सप्रेस देयर जॉय, बिलीव, फेथ बेसिकली इन पेपर्स आल्सो. सो remarkably many women also began to write during this period. Up this was a greatest of the boom point of the modern industry because there was a Rasundari Dasi who was the first woman to wrote her biography in Bengali in 1876 named Amar Jiban. She was the first woman to wrote her biography in Bengali in 1876. So there are other types of also social like books or the speeches which were given by the B.R. Ambedkar, Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, or slogans which were given by different types of freedom fighters during the freedom struggle basically.
And we also don't forget about the newspapers, because without that we cannot reconstruct our Indian modern history. So here students, we came to the end of this chapter. In this chapter we studied introduction to modern history, because there is a little part of the modern history we have studied in this chapter. So for the further video, stay tuned with me.